गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं हम लोग कॉमर्स क्लास 12 का जो बीएसटी है उसका पहला चैप्टर प्रबंध की प्रकृति और महत्व। तो उसमें आज हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट्स को। तो देखिए आज का मोटिवेशन कोट क्या कहता है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। बस सब्र बनाए रखिएगा, जो अभी हंसी उड़ा रहे हैं उन लोग के चेहरे भी उतर जाएंगे। बस सब्र बनाए रखिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का सेशन में क्या है खास। तो आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं समन्वय और सहकारिता में अंतर को, यानी कि कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन के डिफरेंस को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग डिफरेंस को देखेंगे, अंतर को। तो अंतर का कुछ ना कुछ आधार होता है। आप किसी का भी अगर दो चीज़ का अंतर कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ आधार पर अंतर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये अलग है ये अलग है, नहीं, कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए। तो हम लोग आज अंतर को देखेंगे और अंतरों का एक आधार भी होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखिए अर्थ यानी कि मीनिंग। तो देखिए समन्वय का मीनिंग क्या होता है। समन्वय का अर्थ होता है समन्वय प्रबंध द्वारा सोच समझकर किया गया प्रयास है। जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, ये क्या है, प्रबंधक के द्वारा सोच समझकर किया गया प्रयास है। सोच समझ करके जो मैनेजर है वह प्रयास कर रहा है कि सब कोई मिलजुल के काम करे। जबकि सहकारिता किया जा रहा है, सहकारिता को नजर डालिएगा तो सहकारिता एक ऐच्छिक प्रवृत्ति की है जो संगठन के सदस्यों में होती है। और जो सहकारिता है यह ऐच्छिक है, मतलब अपने इच्छा पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि 5 गो स्टाफ है, तो 5 स्टाफ चाहता है कि चलो हम लोग 5 जन मिल के काम करें, अपने इच्छा पर लोग मिलना चाहता है, तो वह कहलाएगा आपका सहकारिता। लेकिन अगर प्रबंधक के ऑर्डर पर लोग मिल के काम कर रहा है तो वह कहलाएगा आपका समन्वय। आई होप आप लोग पहला पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब सेकेंड पॉइंट को। तो देखिए जो दूसरा आधार है, सेकेंड वाला जो डिफरेंस है, तो किस आधार पर है, आवश्यकता के आधार पर। किसके आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो देखिए समन्वय का आवश्यकता कहाँ पर पड़ता है। समन्वय वहाँ जरूरी है जहाँ लोगों का एक समूह समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है। देखिए आवश्यकता जहाँ पर लोगों का एक समूह, मान लेते हैं 5 व्यक्तियों का एक समूह, 5 व्यक्तियों का एक समूह समान समान उद्देश्य के लिए, यानी सबका एक ही लक्ष्य, सबको एक ही काम को कर रहा है, एक ही लक्ष्य के पीछे सब लगा हुआ है, तो वहाँ पर समन्वय काम आता है। अच्छा, जबकि सहकारिता कहाँ पर आवश्यकता है, तो जरा गौर फरमाइएगा। देखिए सहकारिता स्वैच्छिक प्रकृति की होती है, यह लोगों के एक साथ काम करने की इच्छा पर उत्पन्न होती है। देखिए अगर 5 लोग एक साथ काम करना अपने इच्छा से चाहते हैं, अपने इच्छा से, मैं बार बार अपनी इच्छा बोल रहा हूं, तो वहां पर सहकारिता लागू होगा। लेकिन अगर 5 आदमी एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो प्रबंध के आदेश अनुसार वहां पर क्या लागू होगा, समन्वय लागू होगा। आई होप आप लोग दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो देखिए तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट में जो अंतर का आधार है वो आपका है प्रयोजन के आधार पर। किसका आधार पर, प्रयोजन, पर्पज, कि किसका क्या पर्पज है, किसका क्या पर्पज है, प्रयोजन के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं समन्वय को। तो देखिए समन्वय का जो आपका पर्पज है, तो समन्वय का क्या पर्पज है, जरा गौर फरमाइए। समन्वय समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य की एकात्मकता स्थापित करने की दृष्टि से किया गया सामूहिक प्रयास का क्रमबद्ध व्यवस्था है। देखिए इसका जो मेन पर्पज है क्या है कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य को एकात्मकता स्थापित करने के लिए, यानी कि मान लेते हैं 5 स्टाफ है, तो 5 स्टाफ समान काम करने के लिए समान उद्देश्य से कर रहा है, तो यहाँ पर 5 आदमी को एक साथ मिला दिया जाए, ताकि क्या हो कि उसमें एक जो एकात्मकता है वह स्थापित हो, मतलब सब कोई एक हो जाए, सब कोई मिलजुल के काम करे। तो और ग्रुप का एक जो है सो हमको उचित फायदा मिले। जो 5 आदमी का ग्रुप काम करेगा तो 5 आदमी से हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और 5 आदमी को हम मैक्सिमम यूज कर पाए, तो वहाँ पर प्रयोग, मतलब उसका मेन पर्पज यही होता है। अब बात करते हैं अगर हम लोग सहकारिता का। तो देखिए सहकारिता में क्या होता है, देखिए जरा गौर फरमाइएगा। देखिए सहकारिता समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह द्वारा ऐच्छिक रूप से किया गया सामूहिक प्रयासों का व्यक्त करती है। जरा गौर फरमाइए, मैं बार बार एक शब्द के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मैं बार बार एक शब्द के ऊपर फोकस कर रहा हूं। क्या फोकस कर रहा हूं कि जरा गौर फरमाइए। देखिए जो सहकारिता ये अपने इच्छा पर निर्भर करती है। किसके इच्छा पर निर्भर करती है, अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, अपनी इच्छा पर। यार अगर आप अपने इच्छा से एक साथ काम करना चाहते हैं किसी बिना किसी दबाव के, तो वहां पर सहकारिता लागू होगा। लेकिन अगर मैनेजर के हिसाब से आप लोग मिल के काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या लागू होगा, समन्वय लागू होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोनों का मतलब मिल के काम करना ही है,
लेकिन सहकारिता में अपने इच्छा से मिलकर काम कर रहे हैं, ना कि किसी के दबाव पर। लेकिन समन्वय में क्या होगा, मैनेजर के डायरेक्शन के अनुसार आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि समान लक्ष्य की प्राप्त हो सके और एक सही प्रॉपर गाइडलाइन में काम हो सके। अगला देखते हैं, चलिए संबंध, यानी पॉइंट नंबर 4, संबंध, रिलेशनशिप। तो देखिए समन्वय औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संबंध के जरिए प्राप्त किया जाता है। देखिए जो इसका रिलेशनशिप है समन्वय का, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन का, तो यह औपचारिक और आपका अनौपचारिक दोनों प्रकार के संबंधों में किया जाता है। तो इसका देखिए दोनों प्रकार का होता है, औपचारिक भी होता है और आपका अनौपचारिक दोनों ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखिएगा सहकारिता में, तो यह सहकारिता अनौपचारिक संबंधों से उत्पन्न होती है। जरा गौर फरमाइएगा, इसमें क्या होता है, इसमें अनौपचारिक होता है और इसमें क्या होता है कि औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक दोनों ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, परिणाम, क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए परिणाम की अगर बात करते हैं तो देखिए समन्वय के लिए संगठन में व्यक्तियों तथा समूह के समग्र सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे कम प्रयास द्वारा ही अधिक उत्पादकता प्राप्त हो। देखिए इसमें क्या होता है समन्वय में, जरा गौर करके समझिएगा इस बात को। इस बात में कहा जा रहा है कि अगर समन्वय है तो व्यक्तियों को मिलकर काम किया अगर जा रहा है, व्यक्ति अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि कम प्रयास से यानी कम मेहनत से ही अधिक रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, ऐसा समन्वय में होता है। अब बात करते हैं सहकारिता का। तो देखिए सहकारिता में क्या होता है, सहकारिता में देखिए होता है किसी भी सामूहिक क्रियाकलाप में बगैर समन्वय के सहकारिता व्यर्थ होती है। जरा गौर फरमाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी काम में, किसी भी सामूहिक क्रियाकलाप में अगर आपका समन्वय नहीं है, अगर आपका समन्वय नहीं है तो आपका सहकारिता व्यर्थ होती है। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, समन्वय। अगर समन्वय है, अगर समन्वय है तो ही जाके सहकारिता आपको काम आएगा, नहीं तो ये सहकारिता व्यर्थ हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर समन्वय नहीं है, अगर समन्वय नहीं है तो सहकारिता कोई काम का नहीं है, और अगर समन्वय है तो सहकारिता आपका काम में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, उद्देश्य, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, दोनों का क्या उद्देश्य है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है और उसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं समन्वय का। तो समन्वय का क्या उद्देश्य है, तो समन्वय का उद्देश्य को जरा गौर फरमाइएगा। समन्वय संगठन का उद्देश्य, समन्वय संगठन का उद्देश्य है जहां लोगों का समूह मिलकर काम करता है कि प्राप्ति के लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, आप लोग समझदार है, समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो है समन्वय में क्या होता है, जहां पर भी लोगों का ग्रुप काम कर रहा है, एक आदमी दो आदमी पर यह लागू नहीं होता है, एक आदमी पर लागू नहीं होता है, यानी आदमियों के समूह पर, जहां पर व्यक्तियों का समूह काम कर रहा है। सपोज 5 आदमी काम कर रहा है, तो 5 आदमी अगर काम कर रहा है, समान काम कर रहा है, सेम काम और समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, तो वहां पर आपका समन्वय लागू होगा। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपका इस प्रकार से है कि जहां पर भी समूह में मिलकर काम कर रहा है उसकी प्राप्ति के लिए जरूरी है। यानी जहां पर भी 5 आदमी 10 आदमी, एक आदमी का एक समूह जहां पर काम कर रहा है, वहां पर क्या उद्देश्य, क्या जरूरी है, समन्वय जरूरी है, ताकि हम लोगों को उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, अब देखते हैं सहकारिता को। तो सहकारिता में क्या होता है, सहकारिता में होता है, जरा गौर फरमाइएगा, सहकारिता प्रकृति में, देखिए सहकारिता प्रकृति में ऐच्छिक है। यह केवल तभी उत्पन्न होती है जब लोग मिलजुल कर कार्य करने के लिए इच्छुक हो। सहकारिता, जरा गौर फरमाइएगा, देखिए सहकारिता तभी लागू होगा जब 5 आदमी अपने से किसी बिना दबाव के मिलजुल के काम करने के लिए इच्छुक हैं, तभी जाके सहकारिता लागू होगा। यह बार बार मैं बता रहा हूं कि अपने इच्छा पर निर्भर करता है। अगर 5 आदमी इच्छुक हैं कि चलो भाई हम लोग मिल के काम करें, देखिए यहाँ पर बार बार एक शब्द लिखा हुआ है इच्छुक, यानी अपने इच्छा से, ऐच्छिक, तो यहाँ पर क्या लागू होगा, सहकारिता लागू होगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट, कार्य क्षेत्र, जो इसका स्कोप है। तो देखिए क्या स्कोप है, जरा गौर फरमाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं समन्वय का। तो देखिए समन्वय में सहकारिता शामिल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे एक वेन डायग्राम बनाना पड़े तो मैं वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। अच्छा इसको समझ लेते हैं पहले। समन्वय में सहकारिता शामिल होती है और यही कारण है कि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। अगर आप लोगों से कोई कहा है, कोई भी कहे कि दोनों में कौन बड़ा,
और किसमें क्या शामिल होता है, तो आप लोगों को ये बताना है कि समन्वय में, जो समन्वय है, मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो समन्वय है, समन्वय में क्या शामिल होता है, सहकारिता शामिल होता है। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैंने यहां पर सहकारिता लिखा अंदर में और बाहर लिखा समन्वय। तो देखा जाए तो किसका क्षेत्र बड़ा है, समन्वय का क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि देखिए जो सहकारिता है यह किसके अंदर आ रहा है, समन्वय के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका समन्वय है, सहकारिता, समन्वय में सहकारिता शामिल होती है। जो समन्वय है इसके अंदर ही आपका सहकारिता आ रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम को आप लोग मत भूलिए। अगर कभी आप लोग कंफ्यूज ना, मतलब अगर होने का जैसा लगे, तो बस एक डायग्राम को याद रख लीजिए। बस यही जो वेन डायग्राम है, मैं इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों का भ्रम दूर हो जाए। देखिए ये डायग्राम है ना। तो देखिए समन्वय में क्या शामिल होता है, जो समन्वय है इसमें आपका सहकारिता शामिल है। बस इतना ही याद रख लीजिए। और एक बात और याद रख लीजिए कि सहकारिता अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, जबकि समन्वय प्रबंधक के आदेश के हिसाब से निर्भर करता है। यह प्रबंधक जो है, मैनेजर है, उनके आदेश पर निर्भर करता है। तो बस इतना सा बात है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए लास्ट में देखते हैं। देखिए सहकारिता का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि यह समन्वय को स्थापित करने के लिए होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया और आप लोग इस वेन डायग्राम को जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए अगला में हम लोग अभी देखने वाले हैं, चलिए, कि समन्वय के कुछ तत्वों को, एलिमेंट्स को। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व है समन्वय के, उन्हीं तत्वों को हम लोग देखते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ज़्यादा तत्व नहीं है, 4 ही को तत्व है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा। तो देखिए समन्वय के तत्वों की बात करते हैं तो इसका 4 को तत्व है। 4 को तत्व कौन कौन सा है, जरा गौर फरमाइएगा, वन बाय वन देखते चलिए। तो पहला है एकीकरण एवं सहयोग। तो देखिए समन्वय जो है, तो समन्वय क्यों लागू होता है, क्योंकि एकीकरण और सहयोग के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक संस्था में विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न विभाग कार्य होते हैं। इनकी क्षमता, आवश्यकता एवं योग्यता में अंतर होता है। समन्वय में इनमें पारस्परिक तालमेल एवं सहयोग स्थापित करता है ताकि संस्था को निर्धारित उद्देश्य की एवं लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। देखिए बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि विभिन्न, देखिए कोई भी एक कंपनी है, फर्म है, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 5 गो व्यक्ति काम कर रहा है और 5 व्यक्ति के अंदर 5 गो अलग अलग हुनर है। अच्छा 5 गो व्यक्ति अगर 5 गो अलग अलग हुनर को अपना अपना लगाए तब तो फिर ठीक नहीं होगा। यानी कि अगर 5 व्यक्ति मिलकर अपना टेक्नोलॉजी को लगाएं, एक देखिए सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, तो किसी के अंदर किसी काम में परफेक्शन है, तो अगर उसको ग्रुप में पूरा लगा दे कि नहीं भाई इस काम को ऐसा करो और अच्छा होगा, तो क्या होगा कि उसमें हम लोगों का जो लक्ष्य है, लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा आसान होगा, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व रोल है। तो इसका पहला वाला हम लोग देखें। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। तो देखिए दूसरा वाला में क्या है, इसका तत्व है ना, तो सेकंड दूसरा तत्व, तो देखिए संतुलन, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग क्या होता है कि संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों विभागों में प्रभावी संतुलन स्थापित करना समन्वय का प्रमुख तत्व है। देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको बैलेंसिंग बना के रखना है, संतुलन बना के रखना है। व्यक्तिगत, कर्मचारी एवं विभागों के लक्ष्य निर्धारित करके उनकी क्रियाओं में एक सूत्र में बांधना ताकि संस्था के निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, समन्वय का महत्व तत्व माना जाता है। जरा गौर फरमाइएगा, आपको बैलेंसिंग बना के रखना है, आपको बैलेंसिंग बना के रखना है ताकि क्या हो कि जो भी उसका निर्धारित लक्ष्य हो उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। आप जो है क्या कीजिए, कर्मचारी एवं विभागों के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए एक सूत्र में बांधना,
ऐसा नहीं कि सब अपना मनमानी कर रहा है, एक दायरे में रह के, एक सूत्र में रह के आपको संतुलन बना के रखना है, तो यह भी उसका एक तत्व है। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तो देखिए अनुसूचीयन। तो अनुसूचीयन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो देखिए संस्था में संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम एवं समय निर्धारित करना अनुसूचीयन कहलाता है। जरा गौर फरमाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मत पूछिए कि अनुसूचीयन क्या है, अनुसूचीयन किसे कहते हैं। तो संस्था में संपन्न की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम एवं समय निर्धारित करना अनुसूचीयन कहलाता है। देखिए आपके पास मान लेते हैं 5 गो काम है, तो किस काम को कितना देर में करना है इसी को निर्धारित कर दें कि चलो भाई इस काम को 5 घंटा में करना है, इस काम को 2 घंटा में करना है, इस काम को 3 घंटा में करना है। यानी कि किस काम को कितना देर में करना है आप उसको अगर निर्धारण कर दिए तो वही अनुसूचीयन कहलाता है, जो कि समन्वय का एक तत्व है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट में कहा गया है, देखिए प्रभावी संदेश वाहन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है मेलजूल। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मेलजूल, मिलजूल, मतलब एक दूसरे को बात, एक डिपार्टमेंट का बात दूसरे डिपार्टमेंट में रखना, एक प्रबंधक अपना बात कर्मचारियों के बीच में रखना, कर्मचारी अपने बातों को प्रबंधक के बीच में रखना, यानी कि तालमेल, मेलजूल। और मेलजूल को ही बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। तो जो प्रभावी संदेश वाहन है तो उसको हम लोग समझते हैं जो कि समन्वय का एक तत्व है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। संस्था में प्रबंध के विभिन्न स्तर, जैसे कि हम लोग देखें कि 3 गो स्तर होता है, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। एक होता है आपका उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो उनमें विभिन्न अधिकारीगण विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन करते हैं। जैसे कि 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है, तो 3 लेवल का मैनेजमेंट में बहुत सारे लेवल के मैनेजर आते हैं। तो बहुत सारे लेवल के जो मैनेजमेंट आते हैं, जैसे कि ऊपर में रहेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट मतलब बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। बीच में मिडिल लेवल में आते हैं आपका डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, और लास्ट में आपके आते हैं सुपरवाइजर्स इत्यादि। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके मध्य प्रभावी संदेशवाहन स्थापित करना आवश्यक है। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे कि मतलब मैनेजमेंट का 3 लेवल है। पहला है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपका दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो तीनों ही लेवल के मैनेजमेंट में संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ से अगर कोई डायरेक्शन आ रहा है, कोई निर्देश आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा सेकेंड वाला में, सेकेंड वाला से थर्ड वाला में आएगा, तो एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला के ऊपर के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उन अधिकारियों का मध्य स्तरीय के अधिकारियों से मेलजूल नहीं है, बातचीत होता ही नहीं है, कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक दूसरे को जो भी डायरेक्शन देना है, जो भी आपको आदेश निर्देश देना है, तो एक प्रभावपूर्ण संदेशवाहन होना चाहिए, एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि यहाँ का जो भी डायरेक्शन आए यहाँ पर आ जाए, यहाँ से यहाँ पर आ जाए, और यहाँ से प्लेटफॉर्म एरिया में आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि समन्वय का एक तत्व है। तो इसको हम लोग देखें आज, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को चारों ही पॉइंट याद रखना है। देखिए सफलता का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा बीएसटी में, तो बिल्कुल सही बात सोच रहे हैं आप लोग, है ना। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत गलत सोच रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आप लोग दूसरों से बेहतर हैं। अभी तो आधा से अधिक बच्चे आपका बीएसटी पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि भाई थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, कुछ भी लिख के पास हो जाएंगे। माय डियर, कसम खा के कहता हूं, पास होंगे, कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, कभी टॉप नहीं बन पाएंगे। अगर टॉप बनना है तो ऑल सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट को आप बराबर इंपॉर्टेंस दीजिए। जितना इंपॉर्टेंस अकाउंटेंसी बीएसटी, उतना ही इंपॉर्टेंस आपका हिंदी भी है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपका बीएमटी भी है, उतना ही इंपॉर्टेंस आपका ईटीपी भी है। जितने भी सब्जेक्ट आप लोग लिए हैं, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि देखिए जितने भी सब्जेक्ट आप लिए हैं, सबका मार्क्स जुड़ेगा मार्कशीट में, और जब सब तरफ से आप बराबर तेज रहेंगे तो ही जाके आप टॉपर कर पाएंगे। और आप लोग का निर्धारित जो लक्ष्य है ये बड़ा कीजिए। आप लोग सिर्फ अगर पास होने का सोचे कि किसी तरह से पास हो जाए, तो ऐसा छोटा लक्ष्य बना के मत चलिए, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। आप लोग अपने आप को हमेशा सोचिए कि हम लोगों को एकदम टॉपर करना है, 90 प्लस लाना है किसी भी हालत में। 90% से कम तो सोचना ही नहीं है, हमेशा 90 अबव सोचिए, और इसी उम्मीद के साथ तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए डेली सेशन ला रहा हूं।
मैं दिन रात एक कर रहा हूं, आप लोग अपने आप में देखिए कमी मत होने दीजिए। बस आप लोग हार मत मानिएगा, मैं आप लोगों को हारने दूंगा भी नहीं, ठीक है। मैंने ठान लिया है कि आप लोगों को मैं दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और एक बार सफलता हासिल कर लीजिए उसके बाद तो देखिए आगे का जो फ्यूचर है पूरा हर तरफ आपका रास्ता खुल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी उम्मीद इसी चाहत के साथ हम लोग पूरा जी जान एक करके लगे हुए हैं। तो आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाइए, डेली इसको देखिए क्लास, बीएसटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, नोट्स बनाइए और रीडिंग कीजिए, पढ़िए, पॉइंट को याद कीजिए, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग आज का सेशन का एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने सगा संबंधी भाई बंधु मित्र मित्रियों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।